हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉन्सेप्चुअल क्लासेस। एईडीओ क्विक रिवीजन सीरीज में ये हमारा फिजिक्स का थर्ड लेक्चर है। इससे पहले ऑलरेडी हम लोग यूनिट्स एंड मेजरमेंट देख चुके हैं, ठीक है। और सेकेंड जो है मेजरिंग डिवाइसेस जो था उसको हम लोग देख चुके हैं। तो आज का जो है हम लोग मैकेनिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। मैकेनिक्स में बेसिकली हम लोग, चूंकि हम लोगों के पास समय बहुत ही कम है, तो हम लोग क्विक रिवीजन के तौर पे इसको देख रहे हैं। तो आज की डेट में हम लोग आपको वर्क एंड एनर्जी, ठीक है, फोर्स, ठीक है, ग्रेविटी, मतलब मैकेनिक्स में जितने भी पार्ट आते हैं उसको जल्दी जल्दी कवर करने की कोशिश करेंगे, सो दैट कि हम लोग विद इन 30 डेज, 40 डेज का टारगेट है, बट इसके इसका हम लोगों का टारगेट होगा कि 30 डेज में पूरा सिलेबस कवर कर लें। उसके बाद हम लोग करंट अफेयर्स एंड ऑल बाकी जो सब्जेक्ट्स है, जैसे कि इंग्लिश हिंदी का भी देखना है, तो वो सारी चीज हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैकेनिक्स में हम लोग आज मास को कवर करेंगे, मोशन को कवर करेंगे, फोर्स, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, वर्क, पावर और एनर्जी। ये सारे टॉपिक से लिमिटेड क्वेश्चंस ही आते हैं, ठीक है, इसलिए आपको ज्यादा वरी होने की कोई जरूरत नहीं है। बस आपको बेसिक डिफरेंस पता होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं, बाकी आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा, आप वहां से जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला चीज, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो ये होपफुली आप सभी को पता होगा, फिर भी एक बार क्विक रिवीजन हम लोग कर लेते हैं। तो डिस्टेंस जो होता है वो एक्चुअल डिस्टेंस की बात करता है, एक्चुअल लेंथ की बात करता है। देखिए, ये सेम क्वेश्चन मेरे से पूछा गया था जब मैं आईआईटी जेईई का प्रिपरेशन करने के लिए कोटा गया था। तो सेम क्वेश्चन रैंडमली क्लास में टीचर ने उठा दिया, खड़ा करा दिया और रैंडमली मेरे से पूछ दिए कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है। तब मैंने यही सेम गलती किया था जो आज किया हूँ, कि डिस्टेंस इज द एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज कॉल्ड डिस्टेंस। समझ रहे हैं, एक्चुअल डिस्टेंस, एक्चुअल डिस्टेंस। भाई आपसे डिस्टेंस का ही पूछा गया और आप एक्चुअल डिस्टेंस बोल रहे हैं, है ना। तो वो एक्चुअल लेंथ होता है एक्चुअली, ठीक है। पेज कलर चेंज कर लेता हूँ मैं, ठीक है। तो डिस्टेंस में क्या होता है, एक्चुअल लेंथ की बात होती है, जबकि डिस्प्लेसमेंट में क्या होती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात होती है, शॉर्टेस्ट लेंथ की बात होती है, ठीक है। सपोज कीजिए कोई एक पर्सन है ए, यहां से चलना शुरू किया, यहां से गया, मान लीजिए नॉर्थ ईस्ट घूम कर आया, नॉर्थ ईस्ट से ये सीधे साउथ की ओर जा रहा है। साउथ के बाद फिर इसका मन किया कि चलो भाई थोड़ा सा वेस्ट की दर्शन कर लिया जाए, तो यहाँ आ गया। सपोज कर लीजिए ए से चलकर बी तक आया, तो जो एक्चुअल डिस्टेंस हुआ, एक्चुअल लेंथ हुआ, यानी कि डिस्टेंस इसका क्या होगा, ये पूरा जो है डिस्टेंस होगा जो इतना चलकर आया। जबकि जब बात डिस्प्लेसमेंट की होगी तो वो केवल इतना होगा, ठीक है। ये आपका क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। और बाकी जैसे ये घूमते हुए यहां तक आया, ये आपका हो जाएगा डिस्टेंस। क्लियर है ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का अंतर, आपको समझ में आ गया। एक इसमें बेसिक क्वेश्चन ये बनता है कि मान लीजिए सर्कुलर ट्रैक की बात कर लिया जाए, ठीक है। तो इसमें डिस्प्लेसमेंट कितना होगा या डिस्टेंस कितना होगा, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो सपोज कीजिए कि यहाँ से कोई एक बंदा चलना शुरू किया, बंदा या बंदी जो भी समझिए, वो यहाँ से चलते हुए यहाँ पहुंचा, ठीक है, ये बी पॉइंट है। तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ये वाला डिस्टेंस होगा, जो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ना, ये मतलब ए और बी के बीच का जो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट होगा, और डिस्टेंस ये पूरा होगा, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच। अब उसी तरह एक और इसमें डिफरेंसेस है, यहाँ देख लेते हैं। स्पीड और वेलोसिटी के बीच, स्पीड और वेलोसिटी के बीच, ठीक है। तो देखिए, स्पीड क्या होता है, स्पीड यानी कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय में टोटल टाइम टेकन, यानी कि
इस बंदे को यहाँ से ये पूरा डिस्टेंस ट्रेवल करके बी पर जाने में जितना डिस्टेंस वो कवर किया, सपोज कर लीजिए कि ये 8 मीटर लगा, फिर 4 मीटर, फिर 2 मीटर, तो टोटल कितना चला होगा? 8, 4 और 2, 14 मीटर। और मान लीजिए कि यहाँ इसको 3 सेकंड लगा, यहाँ 2 सेकंड, यहाँ 1 सेकंड, तो 3 2 5 1 6 सेकंड, तो 14/6 जो होगा इसका स्पीड हो जाएगा। ठीक है, स्पीड को हम लोग v से रिप्रेजेंट करते हैं। वेलोसिटी क्या होता है? इसमें होता है नेट डिस्प्लेसमेंट। ध्यान दीजिएगा, नेट डिस्प्लेसमेंट बाय में टाइम टेकन। ठीक है, तो अब समझ में आ गया कि स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है। वेलोसिटी जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। वेक्टर क्यों होता है? क्योंकि ये जो है डायरेक्शन डिपेंडेंट होता है। ठीक है, स्पीड जो है स्केलर क्वांटिटी होता है, इसमें केवल मैग्नीट्यूड हम लोग देखते हैं। ये आपको पता होगा कि स्पीड और मतलब वेक्टर और स्केलर क्या होता है, ये हम लोग यूनिट 1 में डिस्कस किए थे। ठीक है, वेक्टर में क्या होगा? डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होगा। तो ये आपको समझ में आ गया कि स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है। अब बात करते हैं मोशन की। ठीक है, अब बात करते हैं मोशन की। मोशन, तो मोशन जो है, अगर स्ट्रेट लाइन की बात करें, मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ऐसे तो मोशन बहुत तरह का हो सकता है ना। जैसे मान लीजिए कोई एक स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, कोई कर्व में चल रहा है। ठीक है, जिसको कि हम लोग रोटेशनल मोशन कहते हैं। आपको पता होगा पुली का जो प्रॉब्लम आता है, जो पहले व्हील्स थे, ये जो अगर सपोज कीजिए व्हील्स हो गया, तो ये कुछ हाइट पे रहता था, मतलब लोअर हाइट पे। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या करते थे, एक पुली के थ्रू इससे पानी खींचते थे। ठीक है, तो ये जो पुली का मूवमेंट होता था वो रोटेशनल होता था। या फिर आप बचपन में किए होंगे कि एक धागे में स्टोन बांधकर, ये एक धागा है, यहाँ स्टोन बांधकर इसको रोटेट कराते थे, तो ये भी आपका रोटेशनल मोशन हो जाएगा। सर्कुलर मोशन कह लीजिए या रोटेशनल मोशन कह लीजिए। पर रोटेशनल मोशन में अगर ज्यादा स्पेसिफिक बात करेंगे, तो जो जैसे कार्ट का जो व्हील होता है, या फिर किसी भी गाड़ी का व्हील होता है, या फिर हम लोग कुछ यहाँ इंक्लाइंड प्लेन से कुछ मूवमेंट करा रहे हैं सर्कुलर चीज का। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। दो पॉइंट आपको पता होना चाहिए। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है, तो यूनिफॉर्म का मतलब जो है कि ऑब्जेक्ट जो चल रहा है वो इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। ठीक है, यूनिफॉर्म का मतलब इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल टाइम। ठीक है, ये बहुत ज्यादा लाइट हो जा रहा है इसका। सेकेंड, मैं थोड़ा सा इसको चेंज कर लेता हूँ। मैं अगर व्हाइट लेता हूँ, ठीक है। यूनिफॉर्म का अगर केस समझे, तो यानी कि एक कार है या एक लड़का है जो यहाँ से यहाँ चलता है, दो मान लीजिए 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर चलता है 2 सेकेंड में। ठीक है, या 2 घंटा में। ठीक है, फिर अगला 2 किलोमीटर चलता है 2 ही घंटा में। यानी कि इसका जो है मोशन क्या है, यूनिफॉर्म है, यानी कि इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। सपोज कीजिए कि यहाँ से यहाँ चलने में 2 किलोमीटर चलने में इसको 2 घंटा लगा, अगला 2 किलोमीटर चलने में इसको सपोज कीजिए 3 घंटा लग गया, तो ये जो मोशन होगा वो क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म आपका क्लियर हो गया। अब मोशन को मेजर कैसे करते हैं, रेट ऑफ मोशन को मेजर कैसे करते हैं, ये हम लोग देख लेते हैं। तो जैसे आप लोग 8th 9th में पढ़े होंगे, 3 इक्वेशन आता है मोशन के लिए, उसको हम लोग एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हो सकता है कि एईडीओ पेपर में आपको न्यूमेरिकल दे दे इस बेसिस इस पे, तो अगर आप पहले से सुने होंगे तो आपके लिए काफी इजी हो जाएगा।
ठीक है? तो देखिए, पहले बात कर लेते हैं कुछ टर्म्स का, जैसे एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन में टोटल टाइम टेकन। ये इतना क्लियर हो गया? ये आपका एवरेज स्पीड हो गया। ठीक है? यानी कि v इक्वल्स टू एस बाई टी, जहां एस हमारा क्या है? टोटल डिस्टेंस, और टी क्या है? टाइम। उसी तरह एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? तो इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाई 2, यानी कि v इनिशियल प्लस v फाइनल बाई 2, ये हो गया आपका एवरेज वेलोसिटी। तो मैथमेटिकली इसको v प्लस फाइनल को हम लोग इससे रिप्रेजेंट करते हैं, v से, और इनिशियल वेलोसिटी को u से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये इक्वेशन क्या होता है? u प्लस v बाई 2, ये पहला इक्वेशन हो गया। ठीक है? इसी तरह अब ये तो वेलोसिटी हो गया। थर्ड इक्वेशन है एक्सेलरेशन। क्या होता है? एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन जो है वो होता है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। ठीक है? तो चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, ये क्या होता है? ये एक्सेलरेशन होता है। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन का क्या हो जाएगा? v माइनस यू बाई टी। क्लियर हो गया? v क्या है आपका? फाइनल वेलोसिटी, जो इनिशियल वेलोसिटी, और t जो है टाइम है। अब इस पे क्वेश्चन बन सकता है कि मान लीजिए कोई एक कार है, कोई एक कार है, ठीक है? कोई एक कार है जो मूव कर रहा है। मान लीजिए कि भी यू उसका है 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है? 5 मीटर पर सेकेंड है। अब देखिए, यहां पर तो इसका ये हो गया कि यू इसका 5 मीटर पर सेकेंड है। मान लीजिए कि 5 सेकेंड बाद, ठीक है, इसी काट का, आप लोग प्रैक्टिस करिएगा जरूर इस पे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन। फाइनल वेलोसिटी जो है 10 मीटर पर सेकेंड हो गया। ठीक है? यहां पर मान लीजिए कि टाइम जो है आपका 1 सेकेंड पे इसका वेलोसिटी था 5 मीटर पर सेकेंड, और टाइम जो है 5 सेकेंड पे इसका वेलोसिटी था 10 मीटर पर सेकेंड। तो आपसे पूछ रहा है कि एक्सेलरेशन कितना होगा। तो ये फॉर्मूला आपको दिख रहा होगा। इसमें आप फाइनल वेलोसिटी कितना है आपका? 10 मीटर पर सेकेंड, 10 डाल दीजिए। इनिशियल वेलोसिटी कितना है? 5 मीटर पर सेकेंड। अगर ये टाइम 1 पे है तो ऐसे जनरली टाइम 0 पे इनिशियल हम लोग कंसिडर करते हैं, तो इसको 0 ही रहने दीजिए। ठीक है? तो 10 माइनस ये हो जाएगा आपका 5 अपॉन 5 माइनस 0, यानी कि 5 बाई 5, दैट इज 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है इसका एक्सेलरेशन का वैल्यू हो जाएगा। एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है, इसका यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ये हम लोग लेक्चर 1 में देख चुके हैं। तो ये चीजें क्लियर हो रही है कि एक्सेलरेशन क्या होता है, कौन सा वेक्टर क्वांटिटी होता है, कौन सा स्केलर क्वांटिटी होता है। ठीक है? तो अब जो है तीन इक्वेशन की, जो जिस इक्वेशन की बात कर रहा था मैं, उसको हम लोग देख लेते हैं। थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन उसको बोलते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन की बात कर ले तो पहला जो इंपॉर्टेंट है वो है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ये फर्स्ट है। यहाँ पे v क्या है? फाइनल वेलोसिटी। इधर मैं लिख भी देता हूँ, v जो है फाइनल है। आप लोग नोट्स बना सकते हैं अगर आपको जरूरत हो तो। इनिशियल, e क्या है आपका? एक्सेलरेशन। t क्या है? टाइम टेकन। ठीक है? तो ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन होता है s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है? ये आपका सेकेंड इक्वेशन हो गया। थर्ड इक्वेशन होता है v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस प्लस टू ए एस। ठीक है? तो ये इक्वेशन हो गया। ये तीन इक्वेशन रहेगा ध्यान में, तो आप कोई भी क्वेश्चन कर लेंगे। आप में आपसे क्या पूछ सकता है? भी दो पैरामीटर देकर देख रहे होंगे आप कि तीन इक्वेशन का पैरामीटर है, सब में तीन वेरिएबल है।
ठीक है, 4 वेरिएबल है तो कोई भी 3 पैरामीटर देकर 4 पूछ सकता है। जैसे इसमें आपको वी, यू देकर, एक्सेलरेशन देकर टाइम पूछ लेगा। यहाँ एस दिया हुआ है तो आपसे कुछ और पूछ सकता है। ठीक है? तो कौन सा कब लगेगा ये आपके पैरामीटर पे डिपेंड कर रहा है। सपोज कीजिए कि आपको वी, यू और ए दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है कि डिस्टेंस कितना होगा। ठीक है? तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? बताइए कौन सा फॉर्मूला लगेगा? आपको क्या पता है? वी पता है, यू पता है, ए पता है। तो आपको थर्ड के साथ जाना होगा। अगर आपको वी, यू और ए पता है और आपसे टाइम पूछ रहा होगा तो आप वन के साथ जाएंगे। इस तरह से आपको प्रैक्टिस कर जब कीजिएगा आप लोग तो वो समझ में आ जाएगा। ठीक है? इसी तरह सर्कुलर मोशन का भी थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं। सर्कुलर मोशन, इसमें क्या होता है कि मतलब मोशन आपका इनक्लोज होगा, किसी सर्कल में होगा, लूप में होगा, नॉट सर्कल में। जरूरी नहीं है कि सर्कल ही हो, कोई भी क्लोज्ड लूप होना चाहिए। ठीक है? तो इसमें आपका जो वेलोसिटी होता है वो क्या होता है? सेम वही डिस्टेंस ट्रेवल बाय टाइम टेकन। तो इसमें डिस्टेंस ट्रेवल कितना हो जाएगा? अगर सर्कुलर ट्रैक ट्रैक की बात करें तो इसमें कितना हो जाएगा? सरकमफ्रेंस 2 पाई आर होता है तो ये 2 पाई आर बाई टी हो जाएगा। ठीक है? तो इसमें क्या हो रहा है? ये आपका क्या होगा? स्पीड होगा, वेलोसिटी होगा, क्या होगा? इसमें आप देखेंगे कि इसका वेलोसिटी हर एक पॉइंट पे चेंज हो रहा है। रीजन क्यों कैसे बोल सकते हैं हम लोग कि चेंज हो रहा है? बिकॉज डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज हो रहा है। ठीक है? मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होगा। मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल फॉर बोथ स्पीड एंड वेलोसिटी। ठीक है? तो आपसे कोई क्वेश्चन कर बोल सकता है, क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है कि सर्कुलर मोशन में अगर स्पीड 10 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है तो क्या वेलोसिटी भी 10 मीटर पर सेकंड ही होगा या वेलोसिटी भी सेम होगा? तो ये आपको समझना पड़ेगा कि वेलोसिटी सेम नहीं होगा, उसका मैग्नीट्यूड सेम होगा। यानी कि हर पॉइंट पे उसका डायरेक्शन जो है चेंज हो रहा है। एंड दिस इज द ओनली रीजन जहां हम लोग बोल सकते हैं कि वेलोसिटी जो है सेम नहीं होगा। ठीक है? इज नॉट इक्वल टू स्पीड। ठीक है? स्पीड वैल्यू जो भी दिया होगा, समझ रहे हैं ना? इस तरह से हम लोग इसको भी कवर कर लिए। अब देखिए लॉ ऑफ मोशन की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। लॉज ऑफ मोशन, जैसे फर्स्ट लॉ क्या बोलता है? जल्दी जल्दी हम लोग कवर करेंगे बिकॉज आप सभी को ये पता होगा, बस रिवीजन के तौर पे आप लोगों के लिए लेकर आया गया ये सीरीज। देखिए लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। लॉ ऑफ इनर्शिया, इसमें क्या होता है? लॉ ऑफ मोशन फर्स्ट लॉ क्या बोलता है कि कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में है, सपोज कीजिए ये लड़का रेस्ट में है, तो ये क्या करेगा? ये रेस्ट में ही रहना चाहेगा, रेस्ट में ही रहना चाहेगा। ठीक है? क्यों चाहेगा? क्योंकि जिस पोजीशन में है वो उसी पोजीशन में रहना चाहेगा जब तक कि हम लोग कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाए। एक्सटर्नल फोर्स ना लगाए। ठीक है? तो ऑब्जेक्ट कोई है, इफ एनी ऑब्जेक्ट इज इन स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन, ठीक है, तो वो उसी स्टेट में रहना चाहेगा अनलेस कंपेल्ड टू चेंज। ठीक है? कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाए। रेस्ट में रहेगा तो रेस्ट में रहना चाहेगा, मोशन में होगा तो मोशन में रहना चाहेगा। ठीक है? सपोज कीजिए कि एक लड़का या एक कार दौड़ रहा है। सपोज कीजिए कि एक कार जो है किसी वेलोसिटी से, मान लीजिए कांस्टेंट वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, तो ये चलता रहेगा, तब तक नहीं रुकेगा जब तक कि हम लोग मतलब ब्रेक ना लगाएं। तो ब्रेक क्या हो जाएगा? जब ब्रेक हम लोग लगाते हैं तो एक एक्सटर्नल फोर्स दे रहे हैं उस पे। अगर ये हम लोग ब्रेक नहीं लगाते, ठीक है, तो ये गाड़ी चलते रहता। तो कहने का मतलब है कि फर्स्ट लॉ क्या बोलता है कि जिस स्टेट ऑफ मोशन या रेस्ट में है तो उसी में रहना चाहेगा। यानी कि ऑल ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है? वो चेंज को रेसिस्ट कर रहा है, चेंज को रेसिस्ट कर रहा है। और ये एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल है। आप हो, हम हो,
दुनिया का कोई भी इंसान हो, ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, कोई भी हो, वो चेंज को रेसिस्ट करना चाहता है, ठीक है। जैसे सपोज कर लीजिए कि आप जो है कहीं कंफर्ट जोन में आ गए हैं, किसी के साथ कंफर्टेबल हो गए हैं, एंड आप उसके साथ काफी कंफर्टेबल हैं, दोस्त है आपका, या फिर आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, वहां पे आपको वहाँ का वर्क कल्चर काफ़ी अच्छा लगा और आप जो है रिलैक्स हो गए हैं, कम्फर्ट ज़ोन में आ गए हैं। तो आप जो है तब तक नहीं निकलना चाहिएगा जब तक कि आपको या तो फायर ना कर दिया जाए या फिर आपको वहाँ से वो इंसान आपको छोड़ ना दे, ठीक है? तो ये सारी पॉसिबिलिटी होती है। सभी लोग चेंज को क्या करते हैं? रेसिस्ट करते हैं। तो यही लॉ ऑफ इनर्शिया या फिर फर्स्ट लॉ जो है, यही बताता है कि जो भी ऑब्जेक्ट है वो चेंज को रेसिस्ट कर रहा है, ठीक है? अब इनर्शिया और मास में क्या डिफरेंस है ये भी जान लीजिए। थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, ठीक है। इनर्शिया और मास में क्या डिफरेंस है बताइए। मास जो होता है ना वो मेजरमेंट होता है इनर्शिया का, और इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया जो है वो चेंज को रेसिस्ट करता है, ठीक है। यानी कि अगर मोशन में है तो मोशन में रहना चाहेगा। देखिए, इनर्शिया, इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। इनर्शिया, इनर्शिया क्या है? ये एक नेचुरल टेंडेंसी है। अभी हम लोग डिस्कस किए कैसे कोई कंफर्ट जोन में आ जाता है या किसी से किसी का अटैचमेंट हो जाता है, एंड एज ऑफ सडन उसका बिहेवियर चेंज हो, तो वो लोग उसको मतलब वो एक्सपेक्टेड नहीं रहता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ता है। यानी कि नेचुरल टेंडेंसी है ये, क्या? चेंज को रेसिस्ट करना, चेंज को रेसिस्ट करना, ठीक है। तो यही होता है कि इनर्शिया क्या है? एक नेचुरल टेंडेंसी है किसी भी ऑब्जेक्ट का टू रेसिस्ट अ चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट। तो कोई भी अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है या रेस्ट में है तो वो उसी में कंटिन्यू रहना चाहेगा जब तक कि कोई बाह्य बल न लगाया जाए, एक्सटर्नल फोर्स न लगाया जाए, ठीक है। मास की बात करते हैं, तो किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मास होता है वो उसके इनर्शिया का मेजर होता है। मास इज द मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया। इसका मतलब समझ रहे हैं? मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया, यानी कि उस मास को क्रॉस करना पड़ेगा जितना, मान लीजिए कोई एक, यहाँ कोई एक ऑब्जेक्ट है, पत्थर है, सपोज कर लीजिए कि ये एक स्टोन है, बहुत बड़ा स्टोन है, ये रेस्ट में है। तो इसको अगर आपको हिलाना डुलाना है तो आपको इससे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। जितना फोर्स से ये मतलब रेस्ट में है, तो बेसिकली मास क्या होता है? मास जो है मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया, उसके इनर्शिया का ही मेजर होता है। और जैसे ही ये चेंज हो जाएगा इसका पोजीशन, अगर थोड़ा भी ज्यादा फोर्स लगाएं, तो जैसे आप ये देखे होंगे, क्या बोलते हैं, बस वगैरह में अगर आप ट्रेवल कर रहे हैं तो एज ऑफ सडन जब ब्रेक लगाता है तो आप जो है, चूंकि आप रेस्ट में रहते हैं, जैसे ब्रेक लगाया तो आप रेस्ट में रहना चाहेंगे, लेकिन इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से आप जो है आगे की ओर, मतलब आगे की ओर आप टेंड कर जाते हैं, आगे की ओर आप टिल्ट कर जाते हैं, ठीक है। या फिर आप ये भी देखे होंगे कि कोई मान लीजिए कि शार्प शार्प जो है टर्निंग है, ठीक है। तो शार्प टर्निंग पे जैसे हम लोग मुड़ते हैं तो हम लोग इधर लेफ्टवर्ड साइड में मतलब लेफ्टवर्ड साइड की ओर फेंकता है बस। तो वो क्यों होता है? लेफ्टवर्ड साइड की ओर क्यों झुकते हैं? जस्ट बिकॉज इनर्शिया ऑफ, बताइए किस इनर्शिया की वजह से? तो चूंकि हम लोग शार्प टर्निंग ले रहे हैं, हम लोग स्ट्रेट मोशन में थे, शार्प टर्निंग ले रहे हैं, तो यहाँ पर इनर्शिया ऑफ आपका सेम वही हो जाएगा जैसे जो केस हम लोग अभी डिस्कस किए, कि अगर आप बस में ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है, बस में ट्रेवल कर रहे हैं, तो बस क्या है? मोशन में है। जैसे ब्रेक लगाया तो बस के साथ साथ आप भी मोशन में हैं, तो रेस्ट में आना चाह रहा है लेकिन आप मोशन में हैं, तो आप रेसिस्ट करेंगे उसके चेंज को, और रेसिस्ट करने के क्रम में आप जो है ब्रेक लगाता है जैसे, तो आप जो है उसकी तरफ
जो है झुक जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सेकेंड लॉ ऑफ इनर्शिया का। ये सब क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ये सब काफी रिपीटेड क्वेश्चन है। सेकेंड लॉ क्या है? सेकेंड लॉ लॉ जो है वो P इक्वल टू मास इंटू F इक्वल टू ए में होता है ऐसे तो। ठीक है, F इक्वल्स टू ए में, इतना ही ध्यान रखिए। फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ये कैसे आया इसका डेरिवेशन हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है, ये किस कैसे आता है? चेंज इन मोमेंटम से आता है। P इक्वल टू एम भी होता है मोमेंटम, तो जिस तरह से वेलोसिटी चेंज होता है उसी की वजह से ये आपका F इक्वल टू ए में आता है। ठीक है, तो सेकंड लॉ बोलता क्या है? सेकंड लॉ ये बोलता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसी भी ऑब्जेक्ट का प्रोपोर्शनल होगा जो अप्लाइड फोर्स है उसी डायरेक्शन में। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स, बैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, ये हो गया आपका। जैसे आप देखे देखे होंगे कि जो प्लेयर होता है जब वो कैच पकड़ता है तो हाथ को थोड़ा पीछे लाता है। वो पीछे क्यों लाता है? ताकि जो फोर्स है उसको डिक्रीज करा सके। ठीक है, तो ये चीज होता है। अब बात करते हैं थर्ड लॉ की। थर्ड लॉ, थर्ड लॉ क्या होता है? एक्शन रिएक्शन। ये है कि जहां एक्शन होगा वहां उतना ही अपोजिट रिएक्शन भी होगा। ठीक है, जैसे रिकॉइल वेलोसिटी का नाम सुने होंगे आप। रिकॉइल वेलोसिटी, जब हम लोग गन से फायर करते हैं तो गन तो आगे की ओर जाता है लेकिन पीछे झटका देता है। वो जो रिकॉइल वेलोसिटी है वो क्या है? वो रिएक्शन है। आगे की ओर एक्शन हो रहा है उसका रिएक्शन है। या फिर आप कोई बॉल अगर किसी दीवार पे आप थ्रो करते हैं तो वापस बाउंस होकर आपकी की ओर आता है, वो जो है रिएक्शन होता है। ठीक है, तो थर्ड लॉ क्या बोलता है? फॉर एवरी एक्शन, फॉर एवरी एक्शन there will be there will be an equal and opposite reaction। ठीक है, क्लियर है? तो थर्ड लॉ भी देख लिया हम लोग। थर्ड लॉ मतलब बेसिक बेसिक अभी चल रहे हैं, डिटेल में नहीं जा रहे हैं। ग्रेविटेशन का एक फॉर्मूला देख लीजिए। ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन में क्या होता है कि दो बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा होता है। ये एक बॉडी मान लीजिए, एक ये बॉडी मान लीजिए M2 M1। तो ये दो बॉडी जो है एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है, तो वो किस फोर्स से अट्रैक्ट करता है? उसका फॉर्मूला होता है Gm1m2 अपॉन डी स्क्वायर। डी क्या है? इन दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, जी क्या है? जी को हम लोग, जी का वैल्यू कितना होता है तो पहले ये देख लीजिए। जी कांस्टेंट यूज करते हैं हम लोग, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसका वैल्यू होता है 6.673 इंटू 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, तो फोर्स है चूंकि, तो ये आप ध्यान में रख सकते हैं। ये फोर्स है, इसका यूनिट निकाल लीजिएगा। देखिए निकाल कर बताते हैं। एफ इक्वल टू क्या है? Gm1m2 अपॉन डी स्क्वायर। फोर्स का यूनिट न्यूटन, जी का निकालना है, मास का केजी, मास का केजी, डिस्टेंस का मीटर। तो न्यूटन उधर मल्टीप्लाई कीजिए, मीटर स्क्वायर, इसको डिवाइड कीजिए केजी स्क्वायर, यही इसका जी का यूनिट हो गया। ठीक है, इसी को इस फॉर्म में लिखते हैं। तो 6.673 इंटू 10 के पावर -11 जो है वो उसका वैल्यू, वो जी का वैल्यू होता है। और इसको कौन फाउंड आउट किए थे? तो हेनरी कैवेंडिश के द्वारा ये कांस्टेंट फाइंड आउट किया गया था। ठीक है, इतना ध्यान रहेगा। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है? वो ये एक्सप्लेन करता है कि जो अर्थ आप देख रहे हैं वो ग्रेविटेशनल फोर्स से बाइंड है। ठीक है, और इसी की वजह से मून जो है अर्थ को रोटेट कर रहा है। मान लीजिए ये अर्थ है, मून कहीं इधर है, तो ये जो रोटेट कर रहा है वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से रोटेट कर रहा है, क्योंकि मून और अर्थ के बीच में एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। ठीक है, जो
सन के अराउंड प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं भाई? तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से कर रहे हैं। जो टाइड्स आता है, हाई टाइड लो टाइड आप सुने होंगे, वो भी मून और सन के बीच ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आता है। ठीक है, हो गया। अब इसमें आप एक और समझ लीजिए, यहीं पे ग्रेविटेशन का ही कॉन्सेप्ट है फ्री फॉल का। जैसे आप झूला पर अगर बैठे होंगे, जैसे आप ये जो झूला वाला होता है बड़ा वाला, ऐसे जिसमें लटका रहता है, अलग अलग डब्बा रहता है, तो आप गौर किए होंगे कि यहां से यहां तक पहुंचाने के लिए उसको फोर्स देता है, और यहां के बाद आपको छोड़ देता है, और इधर आपका फ्री फॉल होता है। ठीक है, ये फ्री फॉल ग्रेविटी की वजह से और जो डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है उसके वजह से होता है। ठीक है, तो जी का वैल्यू याद रखिएगा 9.8 होता है। जनरली हम लोग इसको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वेट और मास में एक डिफरेंस होता है, ये ध्यान रखिएगा। वेट और मास क्या होता है? एम। वेट क्या होता है? फोर्स होता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। अब जैसे आपको पता होगा कि मास जो है हर जगह सेम होता है। मास विल बी सेम एट एवरी प्लेस, आइदर वी विल बी इन अर्थ और ऑन मून। मास चेंज नहीं होगा, लेकिन वेट चेंज होगा। आपको पता है कि मून पर वेट जो है अर्थ अर्थ का 1/6 हो जाता है। वो क्यों होता है? क्योंकि जी का वैल्यू चेंज होता है, मास सेम ही रहता है। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग और क्या इसमें डिस्कस कर सकते हैं? फोर्स कर लिए। ठीक है, इतना आई थिंक सफिशियंट है। एक बार स्लाइड को देख लेते हैं। देखिए, इसमें हम लोग क्या क्या लिए हैं। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट देख लिए। डिस्टेंस आपका स्केलर, डिस्प्लेसमेंट आपका वेक्टर होता है। डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है जब स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट सेम हो जाए। स्पीड एंड वेलोसिटी की अगर बात करें तो स्पीड स्केलर, वेलोसिटी वेक्टर। ठीक है, डायरेक्शन चेंज होगा, वेलोसिटी चेंज होगा, स्पीड कांस्टेंट हो तो भी। मास एंड वेट की बात करें तो मास अमाउंट ऑफ मैटर होता है, मास स्केलर क्वांटिटी है, वेट जो है वेक्टर क्वांटिटी है। वेट इक्वल टू mg। चेंज विथ ग्रेविटी, ग्रेविटी जैसे चेंज होगा तो ये भी चेंज होगा। जैसे अर्थ, मून और स्पेस में अलग अलग ग्रेविटी होता है। ये देखिए, मून पर जो वेट है वो 1/6 वेट होता है अर्थ का। ठीक है, मास जो है सभी जगह सेम रहता है। ठीक है, तो ये चीज हो गई। आगे चलते हैं। एक्सेलरेशन देख लिया हम लोग, v माइनस यू बाई टी, चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, अच्छा एक चीज और है कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन और निगेटिव एक्सेलरेशन हम बताना भूल गए आपको। पॉजिटिव एक्सेलरेशन, अगर एक्सेलरेशन जो है, एक सेकेंड, अगर एक्सेलरेशन आपका पॉजिटिव है तो उसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन, और अगर निगेटिव है तो उसको निगेटिव एक्सेलरेशन या फिर रिटार्डेशन बोलते हैं। तो जब हम लोग ब्रेक लगाते हैं तो वो निगेटिव एक्सेलरेशन देते हैं। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ क्या है? लॉ ऑफ इनर्शिया। ऑब्जेक्ट रिमेन एट रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन अनलेस एक्सटर्नल फोर्स एक्ट। ठीक है, तो इनर्शिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मास। जितना मास होगा उतना इनर्शिया हम लोगों को लगाना पड़ेगा। सेकेंड लॉ क्या है? एफ इक्वल टू एम ए। ये क्या बताता है कि चेंज ऑफ मोमेंटम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फोर्स का। थर्ड लॉ क्या है? इवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। फोर्सेस ऑलवेज एक्ट्स इन पेयर। हमेशा ये स्टेटमेंट ध्यान में रखिएगा। किसी क्वेश्चन में एक पॉइंट के तौर पे इसको डाल सकता है कि फोर्सेस हमेशा जो है पेयर में लगता है या सिंगल लगता है। तो फोर्स हमेशा जो है पेयर में लगता है। पावर की बात करें तो रेट ऑफ डूइंग वर्क, वर्क डन अपॉन टाइम, इसका यूनिट होता है वाट, और एक हॉर्स पावर में 746 वाट होता है। ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं स्टार्टिंग में भी, फर्स्ट लेक्चर में भी। मोमेंटम, चेंज इन वेलोसिटी। मोमेंटम क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। और मोमेंटम का डायरेक्शन किधर होता है? डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगा उसी डायरेक्शन में। इंपल्स क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम। इंपल्स का वैल्यू क्या होता है? फोर्स इंटू टाइम। इसको भी ध्यान में रखिएगा। वर्क होता है, वर्क स्केलर क्वांटिटी है, ध्यान रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट है। ये डॉट प्रोडक्ट होता है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो इसीलिए एफ एस कॉस थीटा आता है। अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं है तो वर्क नहीं होगा।
ठीक है। जैसे जैसे आप चल रहे हैं, आप अपने सर के ऊपर कुछ वेट रखकर आगे की ओर मूव कर रहे हैं, तो वेट का फोर्स किधर लग रहा है? आपके सर के डायरेक्शन में, मतलब ऊपर से नीचे की ओर लग रहा होगा, नॉर्थ से साउथ की ओर। लेकिन आप चल किधर रहे हैं? आगे की ओर। तो एंगल कितना बन रहा है? मान लीजिए कि ये भाई साहब हो गए, ये अपने सर पे एक टोकरी रखे हैं और ये इधर की ओर चल रहे हैं। ठीक है। तो इन दोनों के बीच फोर्स तो इधर लग रहा होगा, मूवमेंट इधर हो रहा है, तो इन दोनों के बीच 90 डिग्री हो रहा है, और cos 19 का वैल्यू 0 होता है, इसीलिए इस केस में वर्क डन क्या होगा? 0 होगा। एनर्जी की बात कर लेते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी जो मोशन की वजह से आए, ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी जो पोजीशन की वजह से आए। जैसे सपोज कीजिए ये लड़का दौड़ रहा है, तो मोशन में है, तो इसमें काइनेटिक एनर्जी आएगा। ठीक है। और कोई ऊपर की ओर जा रहा है, मतलब हाइट चेंज हो रहा है, और हाइट चेंज को हम लोग कैसे मेजर करते हैं? तो अल्टीमीटर से मेजर करते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। तो इस केस में क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी होता है, जो mgh होता है। ठीक है। टोटल एनर्जी क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, और ये हमेशा कांस्टेंट होता है इन एब्सेंस ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको आना चाहिए, एनर्जी कन्वर्जन बाय डिवाइसेस। जैसे डायनेमो, डायनेमो क्या करता है? मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है। इलेक्ट्रिक मोटर क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी में। ये ध्यान देने वाली चीज है। माइक्रोफोन साउंड को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। लाउड स्पीकर सेम इलेक्ट्रिकल को साउंड में। सोलर सेल, ये इंपॉर्टेंट है, अभी इसका रिपीटेड थीम, ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है इस पे। तो सोलर सेल में क्या होगा कि सोलर जो सनलाइट आता है उससे हम लोग इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करते हैं। ट्यूबलाइट जो हो गया, वो क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी हम लोग देते हैं तब वो लाइट जलता है, तो इलेक्ट्रिकल को लाइट में कन्वर्ट करता है। बल्ब भी सेम, लेकिन बल्ब में हीट भी जनरेट होता है, तो साथ में हीट भी रख सकते हैं। बैटरी या फिर सेल का देखें, तो बैटरी के अंदर कुछ केमिकल रिएक्शन होता है, और उसके बाद हम लोगों को क्या मिलता है? इलेक्ट्रिसिटी मिलता है, तो वो केमिकल टू इलेक्ट्रिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट होता है। कैंडल, कैंडल जो है केमिकल से लाइट एंड हीट। अच्छा, कैंडल के रिस्पेक्ट में एक चीज डिस्कस करना है, इसको कर लेते हैं। सपोज कर लीजिए कि ये आपका कैंडल हो गया, ठीक है, और ये इसका फ्लेम हो गया, ठीक है, जल रहा है। अब ये बताइए कि जब ये कैंडल जलता है, ठीक है, तो इसके साथ साथ ये कैंडल मेल्ट करके गिरता भी है नीचे की ओर, ठीक है, और जल भी रहा है। तो जो बर्निंग ऑफ कैंडल है, बर्निंग ऑफ कैंडल, वो क्या है? वो केमिकल चेंज है, केमिकल चेंज। लेकिन अगर आप देखें मेल्टिंग ऑफ कैंडल, अगर कहीं आपसे लिखते, तो मेल्टिंग ऑफ कैंडल क्या है? फिजिकल चेंज है। क्यों फिजिकल चेंज है? क्योंकि इसमें जो है स्टेट चेंज नहीं हो रहा है, वापस से उसको हम लोग रिगेन कर सकते हैं। केमिकल चेंज में क्या होता है कि एक बार शेप चेंज हो गया, स्टेट चेंज हो गया, तो वापस हम लोग नहीं उसको वापस नहीं ला सकते हैं। ठीक है। ये सारी चीज हो गई। अब हम लोग बात करते हैं, सितार में भी वही चीज है, मैकेनिकल हाथ से कुछ करते हैं तब जाकर उससे साउंड निकलता है। अब हम लोग बात करते हैं पीवाईक्यू का। ठीक है। तो पीवाईक्यू डिस्कशन करते हैं, बहुत टाइम लग गया। देखिए, पहला है अ सिंपल मशीन हेल्प्स अ पर्सन। तो मशीन, जो थ्री इडियट्स देखे होंगे उनको भी आइडिया होगा कि मशीन क्या काम करता है। ठीक है। तो इसका आंसर आप बताइए। अ सिंपल मशीन हेल्प्स अ पर्सन इन डूइंग, कि यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, आउटडेटेड है वो अलग चीज है, लेकिन इसको पूछा गया है यूपीएससी में। तो क्या करेगा? मशीन क्या करता है? सेम काम को कम समय में कर देगा, यही होगा ना। यानी कि मशीन हम लोगों को बेसिकली क्या करता है? हेल्प करता है टाइम सेविंग में। ठीक। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? उसके बाद और क्या करता है मशीन जो है? किसी भी, सपोज कीजिए, मान लीजिए कि यहाँ कोई स्टोन है, इसको उठाना है, तो अगर आप हाथ से उठाइएगा आपको फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा, ठीक है। अगर इसको मशीन से कीजिएगा तो कम फोर्स में ही आपका काम हो जाएगा, ठीक है।
तो सेम अमाउंट ऑफ वर्क जो है, एक तो मच फास्टर नहीं होगा, लेकिन मतलब फास्ट तो करता ही है, स्लोली तो होगा नहीं, लेस वर्क होगा नहीं। सिंपल मशीन का बात कर रहा है, तो सिंपल मशीन आपका मच फास्टर नहीं करेगा, लेकिन हाँ, सिंपल मशीन क्या कर देगा, लेसर फोर्स में आपका, यानी कि बी और डी में से ज्यादा सुटेबल जो है बी ऑप्शन लग रहा है, इसीलिए आप बी के साथ जा सकते हैं। जैसे सिंपल मशीन बोला है, ध्यान रखिएगा, जैसे मान लीजिए आपको स्क्रू कसना है, स्क्रू समझ रहे हैं, स्क्रू जो हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो अगर आपको इसमें स्क्रू कसना है, तो आप क्या करेंगे, अगर हाथ से करें तो ज्यादा टाइम लगेगा, वहीं अगर उसका जो सुटेबल टूल है, ठीक है, उससे करेंगे तो आप जल्दी कर लेंगे, कम फोर्स में कर लेंगे। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। ए मैन इज स्टैंडिंग ऑन अ सेंसिटिव बैलेंस, ठीक है। इफ इफ ही इनहेल्स डीपली द रीडिंग ऑफ बैलेंस, जैसे मान लीजिए कि कुछ बैलेंस पे, सेंसिटिव बैलेंस पे थोड़ा भी इधर उधर होने से उसमें वेट चेंज होगा। तो जैसे हम लोग सांस लेते हैं, इनहेल कर रहे हैं डीपली, तो क्या होगा, उसमें हम लोग एयर भर फिलअप कर रहे हैं, तो इस वजह से होगा क्या कि हमारा जो वेट है, जो रीडिंग दिखा रहा होगा इनिशियली, वो रीडिंग जो है बढ़ जाएगा। तो इसमें क्या होगा, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। विच थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। तो देखिए, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, वेलोसिटी वेक्टर है, फोर्स वेक्टर है, वॉल्यूम जो है वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सेम सिमिलर क्वेश्चन है। तो मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी, प्रेशर, फोर्स इनटू फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। वर्क डन क्या होता है, एफ डी कॉस थीटा। तो हम क्या बताए थे कि वर्क जो है डॉट प्रोडक्ट होता है, और ये जो है स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। एनर्जी भी आपका वेक्टर है। इफ द नंबर ऑफ रिप्रेजेंटिंग वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ क्यूब्स आर इक्वल, देन द लेंथ ऑफ द एज ऑफ क्यूब इन टर्म ऑफ यूनिट ऑफ मेजरमेंट। आपसे ये पूछ रहा है कि अगर वॉल्यूम और आपका जो सरफेस एरिया है वो सेम है, तो वॉल्यूम क्या होता है, एल क्यूब। एल क्यूब, और ये किसके बराबर है, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया क्या होता है क्यूब का, 6 इंटू साइड स्क्वायर, ये बराबर है बोल रहा है। तो इसमें क्या हो जाएगा, एल का वैल्यू आपका 6 हो जाएगा, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट वन, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए, आपको लिस्ट वन को लिस्ट टू से मिलाना है, तो हीट से इलेक्ट्रिक कन्वर्ट कराना है, हीट से। तो इसमें सोलर सेल काम करेगा क्या, सोचिए। तो हीट से इलेक्ट्रिक में क्या आ जाएगा, सोलर सेल। इलेक्ट्रिक से साउंड, इलेक्ट्रिसिटी दिए, साउंड आ जाने लगे, तो लाउड स्पीकर हो जाएगा। मास टू हीट, मास टू हीट, जैसे न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या होता है, यूरेनियम ड्यूटेरियम को हम लोग ब्रेक डाउन करते हैं, और उसी मास से क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होता है। केमिकल टू हीट एंड लाइट, तो ये आपका हो जाएगा कार ब्रेकिंग, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। जो फ्यूल कंबसन का बात हो रहा है कार ब्रेकिंग में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज द ट्रेन स्टार्ट्स मूविंग द हेड ऑफ पैसेंजर सिटिंग इनसाइड लीन्स बैकवर्ड। जैसे बोल रहा है कि ट्रेन जैसे मूव करना शुरू कर रहा है, जैसे हम लोग क्या डिस्कस किए थे कि कोई बंदा जो है बस में बैठा हुआ है, बस चल रहा है, तो बस मोशन में है, तो ये भी मोशन में होगा, तो ये क्या करेगा, मोशन में रहना चाहेगा। लेकिन जैसे ब्रेक लगता है, तो ये आगे की ओर मतलब आगे की ओर टिल्ट हो जाता है। क्यों होता है, इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से, इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से। उसी तरह ये बोल रहा है कि मान लीजिए ट्रेन है, ट्रेन है, ठीक है। ट्रेन जो है रेस्ट में है अभी, जैसे चालू होता है, तो पैसेंजर जो अंदर बैठे हुए हैं वो पीछे की ओर बैकवर्ड डायरेक्शन में लीन करते हैं। क्यों करते हैं, बिकॉज अभी ये क्या थे, रेस्ट में थे, तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से ये पीछे की ओर आते हैं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मैन स्टैंडिंग ऑन कंप्लीटली फ्रिक्शनलेस सरफेस कैन प्रोपेल हिमसेल्फ बाय व्हिstling, ठीक है। इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन अ सिस्टम, इट्स मोमेंटम कैन नॉट चेंज। देखिए, पहला ऑप्शन देखते, पहला असर्शन देखते हैं कि अगर मैन कोई फ्रिक्शनलेस सरफेस पे है,
ठीक है, तो वो अपने आप को प्रोपेल करता है बाय व्हीसलिंग। ठीक है, तो ये सही बात है कि अगर आप इसमें आप ये भी देख सकते हैं कि न्यूटन का जो थर्ड लॉ है, एवरी एक्शन देयर विल बी इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो जैसे व्हिसलिंग करेगा तो वो क्या करेगा, ए मैन यूज हिज ब्रेथ एज अ प्रोपेलेंट टू प्रोपेल हिमसेल्फ। ठीक है, ये हो गया। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका ऑप्शन सही हो गया। दूसरा बोल रहा है कि नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन अ सिस्टम, इट्स मोमेंटम कैन नॉट चेंज। मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। वेलोसिटी कब आएगा, जब फोर्स लगेगा। तो अगर आप फोर्स ही नहीं लगा रहे हैं तो मोमेंटम चेंज नहीं होगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, एसर्शन तो सही है, लेकिन एसर्शन तो सही है। अच्छा, ये भी बोल रहा है नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट, हाँ तो ये भी सही है, रीजन भी सही है, दोनों सही है, लेकिन दोनों करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इट इज डिफिकल्ट टू वॉक ऑन द आइस देन ऑन द रोड बिकॉज। तो इसमें तो फ्रिक्शन का खेल है ना। अगर आप आइस पे डिफिकल्ट हो रहा है आपको वॉक करने में, और रोड पे आप कंफर्टेबल है, मतलब रोड जो है फ्रिक्शन ज्यादा प्रोवाइड कर रहा है। आइस जो है स्लिपरी नेचर का है, वो फ्रिक्शन कम प्रोवाइड करेगा। तो आइस हैज अ लेसर फ्रिक्शन। नेक्स्ट चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट है कि इन स्टार्टिंग अ लोडेड कार वन हैज टू पुश हार्डर देन टू कीप इट मूविंग। देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे एक और क्वेश्चन होगा। ये क्या बोल रहा है कि कोई कार है, सपोज कीजिए ये लोडेड है। ठीक है, लोडेड है, तो बोल रहा है कि इसको स्टार्ट करने में, ठेलने में जितना फोर्स लगेगा, मान लीजिए फोर्स F1 है, वो एक बार चालू हो गया, मतलब एक बार चलने लगा, तो उसको जितना फोर्स उसको मूविंग कराने में लगेगा वो कम लगेगा। तो ये क्यों लगता है, एक होता है स्टैटिक फोर्स, एक होता है फ्रिक्शन फोर्स। तो जो स्टैटिक फोर्स कब है, जब आपका कोई भी चीज स्टैटिक पोजीशन में है। ठीक है, तो स्टैटिक फोर्स जो होता है वो हमेशा ज्यादा होता है, इफ स्टैटिक ऑलवेज ग्रेटर देन इफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन से हमेशा ज्यादा होता है। फ्रिक्शन कब लगता है, फ्रिक्शन हमेशा लगता है। ठीक है, रेस्ट में है तब भी लगेगा, चल रहा है गाड़ी तब भी लगेगा। ठीक है, तो फ्रिक्शन जो है वो हमेशा लगता है, और स्टैटिक फोर्स जो है स्टार्टिंग जब रेस्ट में होता है तो उस समय लगता है, और स्टैटिक फोर्स हमेशा क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा होगा। तो इसमें क्या हो जाएगा ऑप्शन, द व्हील टेंड्स टू स्लिप इनिशियली, देयर इज लेस फ्रिक्शन वंस द कार स्टार्ट मूविंग। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अ मैन जंप्ड एट अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम अ स्टेशनरी बोट एंड द बोट मूव्ड ऑफ विद द स्पीड ऑफ 0.5 मीटर पर सेकेंड। सपोज कीजिए कि ये जो है आपका बोट है। ठीक है, ये आपका बोट है, यहाँ पर एक आदमी खड़ा था। सपोज कीजिए कि ये आदमी है। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि जैसे आदमी जो है जंप कर रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से, तो बोट जो है बैकवर्ड डायरेक्शन में 0.5 मीटर पर सेकेंड से मूव करना शुरू कर दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ हो क्या रहा है, जैसे ये कूद रहा है पीछे की ओर उसको फोर्स दे रहा है, तो यहाँ आपका मोमेंटम कंजर्व रहना चाहिए जंप करने से पहले। तो M1 V1 आपका M2 V2 के बराबर होगा। ठीक है, पूछ क्या रहा है, मास का, अच्छा मास पूछ रहा है, तो मान लीजिए मैन का मास M1 है, तो M1 × 5 = M2 × 0.5। यहाँ से आप निकाल लीजिए। मास ऑफ बोट तो M2 है, M2/M1 5/0.5, यानी कि ये 10 हो जाएगा। यानी कि कितना हो जाएगा, ये तो 10 टाइम्स आना चाहिए। ठीक है, तो कितना टाइम्स हो जाएगा, 10 टाइम्स ज्यादा होगा मास उसका। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ट्रक कार एंड मोटरसाइकिल हैव इक्वल काइनेटिक एनर्जी इफ इक्वल स्टॉपिंग फोर्स आर अप्लाइड एंड दे स्टॉप आफ्टर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस XYZ। मान लीजिए तीन गाड़ी था, तीनों का MV स्क्वायर सेम है। ठीक है, जब तीनों का MV स्क्वायर सेम है और तीनों पर एक्सटर्नल फोर्स भी सेम लगाया जा रहा है। ठीक है,
तो इधर से mv स्क्वायर क्या है, ये भी तो एक तरह का फोर्स ही है ना। तो इधर से मान लीजिए कि तीनों का फोर्स सेम है, इधर से रोकने वाला फोर्स भी सेम है, तो तीनों क्या होगा, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। यानी कि एक्स वाई जेड में क्या रिलेशन आएगा, एक्स इज इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड। तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ टू बॉडीज ऑफ सेम मास इज 4:9। मान लीजिए हाफ एम वी वन स्क्वायर, हाफ एम वी टू स्क्वायर। इन दोनों का रेशियो बोल रहा है कि 4:9 है। तो आपसे क्या पूछ रहा है कि वेलोसिटी का रेशियो क्या होगा। क्योंकि मास दोनों का सेम है तो कट आउट, ये भी कट गया। यानी कि v1 बाई v2 का होल स्क्वायर का वैल्यू कितना हो गया, 4/9। स्क्वायर को इधर भेजिए तो ये रूट में जाएगा, 2 का 4 का 2, 9 का 3, यानी कि 2/3 जो है इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइकिल एंड कार यूज्ड बॉल बेयरिंग बिकॉज। देखिए अगर आप बेयरिंग देखे होंगे तो इस तरह से रहता है, ऐसे ऐसे बीच में छोटा छोटा। ये बेयरिंग क्यों यूज करते हैं हम लोग, ताकि मूवमेंट जो है ना वो स्लिपरी नेचर का हो जाए और स्लिप करे, सरफेस एरिया को हम लोग रिड्यूस कर देते हैं, तो जो फ्रिक्शन फोर्स है वो कम लगता है। ठीक है, तो बॉल बेयरिंग का कॉन्सेप्ट यूज ही इसलिए किया जाता है ताकि हम लोग उसके सरफेस एरिया को रिड्यूस कर सके और उसके वजह से फोर्स जो है कम लग सके। ठीक है, तो इसका क्या आंसर होगा, तो इसमें क्या होगा कि इफेक्टिव एरिया ऑफ कांटेक्ट जो है उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं। अगर ये बैरिंग नहीं लगाते तो आपको ये पूरा एरिया कवर करना पड़ता, लेकिन बैरिंग लगाकर हम लोगों ने क्या किया, ये जो खाली वाला जगह देख रहे हैं आप, उससे हम लोग बच गए, जिसके वजह से क्या होगा, फोर्स मतलब जो सरफेस एरिया का कांटेक्ट है वो कम हो गया और उसके वजह से वो स्लिप मतलब उसमें जो फोर्स लगना चाहिए जितना, उतना से कम फोर्स में ही काम चल जाएगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ पर्सन इज सिटिंग इन अ कार विच इज एट रेस्ट, द रिएक्शन फ्रॉम द रोड एट ईच ऑफ फोर व्हील ऑफ द कार इज आर। ठीक है, व्हेन कार रन्स ऑन अ स्ट्रेट लेवल रोड, हाउ विल द रिएक्शन एट आइदर ऑफ द फ्रंट व्हील वेरी। आप देखिए सेम क्वेश्चन है जो अभी हम लोग डिस्कस किए थे कि स्टैटिक फोर्स क्या होता है, वो ज्यादा होता है फ्रिक्शन फोर्स से। अब इसमें क्या बोल रहा है कि ये जो है कार है, ठीक है, मान लीजिए कार है ये अभी रेस्ट में है। अब बोल रहा है कि जब ये चलने लगा तो इसमें अभी जब रेस्ट पे था तो आर रिएक्शन लग रहा था, ठीक है, प्रत्येक व्हील पे। जब ये चलने लगा तो आपको बताना है कि आर पे क्या चेंजेज आएगा। तो भाई अभी हम लोग डिस्कस किए थे कि स्टैटिक में जो रिएक्शन फोर्स होगा वो ज्यादा रहता है और चलने में क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स कम लगता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इस फ्रंट व्हील पे आर जो है अब कम लगेगा, है ना, समझ पा रहे हैं। ठीक है, तो इट विल बी लेस देन आर। एक ही कंसेप्ट याद रखना है कि स्टैटिक फोर्स जो है ज्यादा लगता है एज कम्पेयर टू फ्रिक्शन। स्टैटिक का मतलब अगर कोई चीज रेस्ट में है तब वो ज्यादा लगेगा, अगर वही गाड़ी चलने लगा तो उस पे जो रिएक्शन फोर्स होता है वो कम लगता है। क्लियर हो गया, नेक्स्ट देखते हैं। एन ऑयल टैंकर इज पार्शियली फिल्ड विथ ऑयल एंड मूव फॉरवर्ड ऑन अ लेवल रोड। आगे की ओर मूव कर रहा है विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, द फ्री सरफेस ऑफ ऑयल देन। अब देखिए कह रहा है कि टैंकर जो है आगे की ओर मूव कर रहा है लेकिन पार्शियली फिल्ड है। तो आपको बताना है कि फ्री सरफेस ऑफ ऑयल जो है वो किधर इंक्लाइंड होगा। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, जैसे आप एक कहावत भी सुने होंगे कि अधजल गगरी छलकत जाए। यानी कि अगर गागर जो है आधा भरा हुआ रहता है, ठीक है, भरा हुआ रहता है, तो आप जिधर जा रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में चढ़ जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, सेम केस यहाँ भी है। अगर टैंक जो है आधा भरा हुआ है और आगे की ओर बढ़ रहा है, चूंकि मोशन में है, ठीक है, तो उस मोशन की वजह से ये जो है रियर एंड पे थोड़ा सा आपका क्या हो जाएगा, अच्छा
क्या बोल रहा है कि ऑयल टैंकर फ्री सरफेस ऑफ ऑयल, यानी कि ये जो है खाली इस जगह इसके बारे में बताना है कि क्या होगा। ठीक है, इट इज रिमेन्स हॉरिजेंटल तो नहीं होगा, इट इंक्लाइन टू द हॉरिजेंटल विथ स्मॉलर डेप्थ एट rearing. It inclined to the horizontal with larger depth to rearing. हाँ, तो ये ऑप्शन हो जाएगा, बिकॉज ये हॉरिजेंटल रहना तो चाहेगा, लेकिन जो रेयर एंड है वहां जो डेप्थ है वो आपको ज्यादा दिखेगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ फोर व्हील व्हीकल मूविंग इन अ शार्प सर्कुलर पाथ एट हाई स्पीड। ठीक है, हाई स्पीड से मूव कर रहा है, तो इसमें क्या होगा, ओवर टर्न अबाउट इट्स आउटर व्हील। तो बताइए, इस व्हील को देखिएगा। ठीक है, मान लीजिए ये आगे का व्हील है, बस यही दोनों को देखिएगा। तो इस व्हील को कम डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा कि नहीं, इसको ज्यादा करना पड़ेगा। तो जो आउटर टर्न है, ठीक है, उसको क्या करना, ऑप्शन देखिए, ओवर टर्न अबाउट इट्स आउटर व्हील। तो ओवर टर्न अबाउट इट्स, ओवर टर्न तो इसको इनर व्हील पे लेना पड़ेगा ना, शार्प बेंडिंग करना पड़ेगा। ठीक है, मान लीजिए कि इसमें क्या हो रहा है, क्या क्या बोल रहा है कि शार्प सर्कुलर पाथ पे, शार्प टर्निंग पे हाई स्पीड के साथ ये जो है मूव कर रहा है। तो बोल रहा है ओवर टर्न अबाउट इट्स आउटर व्हील। हाँ देखिए, ये जो है, ये व्हील, इसको तो थोड़ा सा ही टिल्ट होना पड़ेगा, लेकिन इसका जो टर्निंग है ज्यादा होगा। समझ रहे हैं ना, तो जो आउटर व्हील होगा ये वाला, उसको ओवर टर्न करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब ज्यादा चलना भी तो है उसको, तो उसका स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। ऐसे समझिए कि इसको टर्न होने के लिए कम डिस्टेंस ट्रेवल करना है, इसको ज्यादा करना है, तो ज्यादा जब करना है तो स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। स्पीड, स्पीड तो कांस्टेंट है, मतलब टाइम तो कांस्टेंट है ना, तो इसको ओवर, आउटर व्हील पे ओवर टर्न करना पड़ेगा। ठीक है, और क्या हो सकता है, स्कीड आउटवर्ड्स, तो बाहर की ओर, मतलब फ्लिप कर जाए। इसका जो फॉर्मूला होता है, जो आप सर्कुलर मोशन में, तो ये पता नहीं क्यों पूछा है, ये बहुत डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन हो गया। टेन थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर जी। ठीक है, तो जहां इंक्लिनेशन ज्यादा होगा वहां आपको जो है वेलोसिटी ज्यादा करना पड़ेगा। ठीक है, अगर स्पीड आउटवर्ड, अगर जो है मतलब रिलेटिवली फास्ट स्पीड से मूव कर रहा है, तो वो आउटसाइड की ओर स्कीड करेगा। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, द व्हीकल विल स्कीड आउटवर्ड एंड ओवर टर्न एट इट्स आउटर व्हील, मतलब 1 and 3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बैट्समैन हिट अ क्रिकेट बॉल विच then rolls on a level ground. After covering a short distance, the ball comes to rest. The ball slows to stop. क्यों रुक जाता है, मतलब मान लीजिए कि यहाँ गिरा, फिर धीरे धीरे कुछ दूर ट्रेवल किया, फिर रुक जाता है। क्यों रुक जाता है, क्योंकि वहां फ्रिक्शन उसको रोकना शुरू कर देता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देयर इज अ फोर्स ऑन द बॉल अपोजिंग द मोशन। जब स्पेस में था तो कोई फ्रिक्शन नहीं था, जैसे जमीन पे गिरा तो जमीन की ओर से एक फ्रिक्शन आने लगा जो उसके मोशन को रोक रहा होता है। करेक्ट इक्वेशन फॉर फाइंडिंग द एक्सेलरेशन ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, ए इक्वल टू वी माइनस टू बाई टी। ठीक है, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ वॉशिंग मशीन, तो वॉशिंग मशीन कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता है, तो सेंट्रीफ्यूगेशन पे। अब ये डिटेल में हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, जब सर्कुलर मोशन वाला टॉपिक हम लोग देखेंगे तब कर लेंगे, आपको जरूरत भी नहीं है उतना डिटेल में जाने की। ठीक है, बस इतना जानिए कि वॉशिंग मशीन जो है वो सेंट्रीफ्यूगेशन पे वर्क करता है। और सेंट्रीफ्यूगेशन होता क्या है, तो उसमें जो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो पार्टिकल को सेपरेट करता है सॉल्यूशन से अकॉर्डिंग टू देयर साइज शेप एंड डेंसिटी। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेपरेशन ऑफ क्रीम फ्रॉम मिल्क बाय चर्निंग। तो चर्निंग से जैसे जो क्रीम हम लोग निकालते हैं दूध से, वो भी जो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में ही काम करता है। ठीक है, ये हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए आज यहीं पे हम लोग सेशन को खत्म करते हैं। ठीक है,
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।